ली को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज स्कूल के एनुअल डे पे प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए उसका नाम अनाउंस किया जाने वाला है। तो 9 महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद वो इस फंक्शन को अटेंड करने आई है, मगर स्कूल की मैनेजमेंट किसी और का नाम अनाउंस करती है। इस बात से ली को शॉक लगता है। वो ट्रस्टी से जवाब मांगती है। ट्रस्टी उससे कहता है प्रिंसिपल की पोस्ट उसे ही देने वाले थे, मगर ली के ससुर ने रिक्वेस्ट की कि चूंकि ली प्रेग्नेंट है तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे ना दी जाए। मगर ली यही समझ लेती है कि वो औरत है, इसलिए उसे ये पोस्ट ना देकर किसी आदमी को दी गई है। फ्रस्ट्रेशन में उसके गर्भ से पानी निकलने लगता है। ली को हॉस्पिटल लाया जाता है। ली का ससुर बेटा चाहता है, मगर नर्स आके बताती है कि ली ने एक लड़की को जन्म दिया है। ली का हस्बैंड डोंग बेटी के जन्म से खुश होता है, मगर उसका बाप यानी ली का ससुर बहुत नाराज होता है। ली अपनी बेटी को लेके घर आती है तो उसे वेलकम भी नहीं किया जाता। डोंग तो यहाँ तक कह देता है कि ली अपनी बेटी का नाम जो चाहे रख सकती है। अब इस बात को 18 साल गुजरते हैं। 10 साल का मिंग खेल रहा होता है कि अचानक उसके नाक से खून बहने लगता है। पता चलता है ये मिंग ली और डोंग का ही बेटा है, जिसे लुकेमिया यानी ब्लड कैंसर हुआ है, जिसे ट्रीट करने के लिए ब्लड रिलेशन में ही किसी का बोन मैरो चाहिए। ली और डोंग का ब्लड ग्रुप अलग है, तो वो मिंग के ब्लड से मैच नहीं हो रहा। दोनों ने मिंग के बचने की उम्मीद छोड़ दी है। अब एक ही आखिरी रास्ता बचा है, मिंग को उसकी बड़ी सिस्टर का बोन मैरो दिया जाए, यानी उस लड़की का जिसने मूवी की शुरुआत में जन्म लिया था। ली का भाई चोमिन ली से कहता है कि अब उसकी बेटी ही अपने भाई को बचा सकती है। और यहाँ पता चलता है कि उस बेटी को 15 साल पहले ही ली के ससुर ने किसी को दे दिया था। अब वो कहाँ है ये ली नहीं जानती, और ली का ससुर भी अब जिंदा नहीं। डोंग ली को एक फोटो देता है जो उसका बाप यानी ली का ससुर मरने के पहले छोड़ गया था, जिसके पीछे उस कपल का एड्रेस होता है जिसने ली की बेटी को एडॉप्ट किया था। वो देखते ही ली डोंग पे गुस्सा होती है कि उसने ये बात इतने सालों तक उससे क्यों छुपा के रखी। ली की वो बेटी यानी सैनसुई जब 3 साल की थी तब उसके ससुर ने उसे क्रैकर्स के जरिए जलाने की भी कोशिश की थी, जो नाकामयाब रही। बात ये नहीं थी कि वो अपनी नाती से नफरत करता था। दरअसल ली ने और एक बच्चे को जन्म देने से मना किया था और ससुर लड़का चाहता था, तो बेटी को हटाना यही रास्ता उसके पास रह गया था। तो अब 15 साल बाद ली उस एड्रेस पे जाने निकलती है जहाँ उसकी वो बेटी है। ली नहीं जानती इतना सब होने के बाद सैनसुई अपने भाई को अपना बोन मैरो देगी भी या नहीं। अब हमारे सामने सैनसुई आती है, जो रिबेल किस्म की लड़की बन चुकी है। जब उसके क्लास के कुछ लड़के लड़कियां जिंगपिंग नाम के लड़के को बुली करते हैं तो वो उसे उन लड़कों से बचाती है। सैनसुई का क्लास टीचर आए दिन आ रही उसकी कंप्लेंट से तंग आ चुका है। वो इस बार जिद पकड़ लेता है कि जब तक वो सैनसुई के पेरेंट्स से नहीं मिलेगा उसे जाने नहीं देगा। बदमाश सैनसुई अपने ही गालों पे थप्पड़ मार के क्लास टीचर को धमकी देती है कि वो उसकी प्रिंसिपल से कंप्लेंट करेगी कि उसने उस पे हाथ उठाया। डर के मारे टीचर उसे छोड़ देता है। सैनसुई पार्ट टाइम मॉडलिंग का काम भी करती है, जिसके वो स्टूडियो ओनर से अपने हिसाब से पैसे भी लेती है। सैनसुई को फोटोग्राफी का शौक है, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो कैमरा खरीद सके। तो यहाँ ली अपनी बेटी को खोजते हुए उस कपल के पास पहुंच जाती है जिन्होंने सैनसुई को एडॉप्ट किया था। मगर ली को उनसे पता चलता है कि सैनसुई तो 3 साल पहले ही उनके घर से भाग गई थी। दोनों से ली को पता चलता है कि सैनसुई किसी फिशरमैन कॉलोनी में रहती है। सैनसुई अब लियू नाम के एक फिशरमैन के साथ रहती है। दोनों में बाप बेटी जैसा रिश्ता है। लियू ने मैंगो नाम के एक गुंडे से कर्जा ले रखा है, तो अब उसे वसूलने के लिए मैंगो आए दिन लियू को परेशान करता रहता है। जब इस बात का पता सैनसुई को चलता है तो एक रात वो मैंगो के सर पे बॉटल मार के अपना गुस्सा निकालती है, जिस बात पर लियू उस पे गुस्सा होता है। वो नहीं चाहता सैनसुई गुंडों से दुश्मनी लेके खुद को खतरे में डाले। लियू चाहता है कि सैनसुई पढ़ लिख के कुछ बने। सैनसुई लियू को उसकी पसंदीदा शराब की बोतल गिफ्ट करके उसे सॉरी कहती है। तो दोनों में इस तरह का अजीब रिश्ता है। दूसरे दिन लियू और सैनसुई बोट पे पहुंचते हैं तो देखते हैं मैंगो ने अपने ऊपर हुए हमले का बदला लियू के फिश के सामान को बर्बाद करके लिया है। सैनसुई फिर से मैंगो को मारने मोड़ती है तो लियू उसे रोकता है। यहाँ ली सैनसुई की तलाश में फिशरमैन कॉलोनी पहुंचती है, जहाँ उसकी मुलाकात सैनसुई से होती है। सैनसुई के हाथों पे हुए जलने के निशान को देख के ली पहचान जाती है ये उसी की बेटी है। ली सैनसुई को अपना नाम मेशिन बताती है। वो उसे ये नहीं बताती कि वो उसकी माँ है। वो उससे कहती है मैं तुम्हारी आंटी हूँ। तो अब ली सैनसुई से कहती है कि उसके बेटे की जान सिर्फ वही बचा सकती है, क्योंकि सैनसुई का बोन मैरो उससे मैच हो रहा है। तो अब सैनसुई इस सिचुएशन का फायदा उठा के ली को कैमरा खरीदने बोलती है, जो सैनसुई का कई दिनों से सपना था। ली सैनसुई को रिक्वेस्ट करती है कि अब तो वो उसके साथ हॉस्पिटल चले, मगर सैनसुई ली को टालते हुए चलती बस में चढ़ के उससे छुटकारा पा लेती है। वो ली से कहती है
आंटी ये कॉम्पनसेशन है, इतने साल तक तुमने मेरा हालचाल नहीं पूछा इसका। मगर कुछ ही देर बाद चालू क्लास में फोटो सेशन करने की वजह को लेके क्लास टीचर सेंसुई का कैमरा जब्त करता है। टीचर सेंसुई से कहता है अपने पेरेंट्स को लेके आओ और कैमरा लेके जाओ। कोई रास्ता ना देख के सेंसुई ली से मिलके उससे कहती है कि अगले 3 दिन उसे वो सब कुछ करना होगा जो सेंसुई कहेगी। उसके बाद ही वो उसके साथ हॉस्पिटल आके उसके बेटे की जान बचाएगी। बेचारी ली तैयार होती है। तो अब सबसे पहले सेंसुई ली को टीचर के सामने खड़ा कर देती है। ली भी सेंसुई को डांटने का नाटक करती है। फिर वो टीचर से कहती है जो कैमरा तुमने जब्त किया है वो काफी महंगा है, अगर वो टूट गया तो तुम्हें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। डर के मारे टीचर कैमरा वापस करता है। अब ली सेंसुई को एक रेस्टोरेंट ले जाके महंगा वाला खाना खिलाती है। सेंसुई ली से पूछती है तुम तो मेरी माँ से मिली होगी, तो बताओ वो कैसी है। ली झूठ बोलती है कि सेंसुई के माँ बाप दोनों एक्सीडेंट में मर चुके हैं। वो सुन के सेंसुई को अफसोस होता है मगर दुख नहीं होता। जिन्होंने कभी उसे अपनी जिंदगी से फेंक दिया था उनके रहने न रहने से क्या फर्क पड़ता है। सेंसुई बताती है कि अब वो लियू के साथ रहती है, अब उसे माँ बाप की जरूरत नहीं। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद सेंसुई ली को धमकी देती है कि वो उसका पीछा करना बंद करे वरना वो उसके साथ नहीं आएगी। मगर फिर भी ली चुपके से सेंसुई का पीछा करके देख लेती है कि वो कहाँ रहती है। जब वो ये देखती है कि उसकी बेटी लियू नाम के एक भले इंसान के साथ रहती है तो वो चैन की सांस लेती है। अब कहानी 15 साल पीछे जाती है। अपने ससुर के तानों से तंग आके ली ने डोंग से डिवोर्स लेने का फैसला किया था, मगर उसकी माँ अपनी बेटी को अपने घर में डिवोर्सी की हालत में रखने को तैयार नहीं थी। उसे लगता था जिससे पूरे मोहल्ले में उसकी बदनामी होगी। उसका यही कहना था शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है, जैसे भी है उसे वहीं पे रहना होगा। उसने भी ली को यही सलाह दी थी कि वो सेंसुई को एडॉप्शन के लिए दे दे और बेटा पैदा करने के लिए आगे का कदम उठाए। अपनी माँ की तकियानुसी बातें सुन के ली ने उससे रिश्ता ही तोड़ा था, मगर उसका ससुर नहीं माना था। एक दिन जब ली घर में नहीं थी तो उसने सेंसुई को उस कपल के हवाले किया था। डोंग भी अपनी बेटी को एडॉप्शन के लिए नहीं देना चाहता था, मगर बाप के सामने उसकी एक ना चली। ली को वो सारी बातें याद आती है। अब अगले दिन सेंसुई ली को एक मॉल में ले जाके उससे ढेर सारी शॉपिंग करवाती है। फिर वो अपने नाम का एक कार्ड छपवाती है जिसमें उसने लिखा होता है कि वो रीजनेबल रेट में नाइट सर्विस देती है। फिर वो उस कार्ड को मैंगो के बाइक पे लगा देती है। मैंगो ललचा के कार्ड पे दिए गए नंबर पे मैसेज करके सेंसुई को एक होटल में आने बोलता है। दूर से ली ये सब देखती है, मगर जब उसे पता चलता है कि उसकी लड़की ये भी काम करती है तो वो शॉक होती है। इस बात पर वो सेंसुई पे गुस्सा होती है। सेंसुई उससे कहती है जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। वो मैंगो लियू को पैसे के लिए टॉर्चर करता रहता है। मैं उस मैंगो का मेरे साथ वाला बेड सीन शूट करके उसे ब्लैकमेल करना चाहती हूँ, ताकि अगर वो लियू को टॉर्चर करेगा तो मैं उस वीडियो को उसकी रईस वाइफ को दिखाऊंगी जिसकी दौलत पे वो उछल रहा है। कम से कम लियू के लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ। सेंसुई की अच्छाई से ली इम्प्रेस होती है। वो उससे कहती है मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी। तो अब सेंसुई के बदले ली होटल रूम में जाने का फैसला करती है। सेंसुई पर्स में रख के रूम में कैमरा को छुपाती है। वो ली से कहती है हमें बस इतना ही शूट करना है जिससे मैंगो की वाइफ का ब्लड प्रेशर बढ़े। तो मैंगो के कुछ करने के पहले ही वो रूम से निकले। अब सेंसुई रूम के बाहर आके मोबाइल के ब्लूटूथ के जरिए कैमरा को कनेक्ट करती है, मगर मैंगो आते ही ली पे जबरदस्ती करने लगता है। वो देख के सेंसुई होटल से भागने जाती है, मगर ली के चिल्लाने की आवाज़ें सुन के वो कुछ सोच के वापस मुड़ती है और रूम में जाके एस्ट्रे मैंगो के सर पे मार के ली को उसके चंगुल से छुड़ाती है। अब दोनों स्पा में जाती है। ली सेंसुई के बारे में जानना चाहती है। सेंसुई बताती है कि वो बड़ी होके नेचर फोटोग्राफर बनना चाहती है, दुनिया घूमना चाहती है। ली उससे पूछती है तुम फोस्टर पेरेंट्स के घर से क्यों भागी थी। सेंसुई बताती है मेरा वो नकली बाप मुझे नहाते हुए चोरी छुपे देखा करता था। उसकी हवस भरी नजरों से मैं तंग आ चुकी थी। मुझे लियू जैसा नेकदिल इंसान मिला, अब मैं खुश हूँ। वो सुन के ली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सेंसुई से कहती है मेरी बेटी बन के घर चलो, मगर सेंसुई माँ नाम के शब्द से नफरत करती है। वो ली से कहती है काश कि तुम मेरी माँ होती। ली उसे देखती रह जाती है। अब अगले ही पल ली उन फोस्टर पेरेंट्स से मिलके उस आदमी को थप्पड़ मारती है जो उसकी बेटी को नहाते वक्त देखा करता था। यहाँ स्कूल में जिंगपिंग सेंसुई को चाहने लगा है, मगर सेंसुई प्यार व्यार में इंटरेस्टेड नहीं। वो उससे कहती है मैं तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं हूँ। अब सेंसुई अपने मॉडलिंग वाले सभी फोटो जला देती है। उसने लाइफ को सीरियसली लेने का फैसला किया है। अगले दिन वो ली को बस टर्मिनल पे मिलती है, क्योंकि वादे के अनुसार
वो ली के साथ जाने वाली है। यहाँ सेंसुई का फोस्टर फादर लियू से मिलता है और उसे सेंसुई के बारे में सब बता देता है कि कैसे सेंसुई की माँ ने उसे पहले ठुकराया और अब वो उसे अपने साथ ले जा रही है। तो लियू बस टर्मिनल जाता है और बस में चढ़ के सेंसुई को अपने साथ ले जाने लगता है, मगर सेंसुई उसके साथ आने को तैयार नहीं होती। तो वो उसे सच्चाई बताता है कि जिसे तुम आंटी समझ रही हो वो तुम्हारी असली माँ है। वो सुनते ही सेंसुई शॉक होती है। ली भी कुछ बोल नहीं पाती। लियू सेंसुई से कहता है, जिस बेटे के लिए इस औरत ने तुम्हें छोड़ दिया था उसी के लिए अब यह औरत तुमसे झूठ बोल के अपना स्वार्थ निकाल रही है। इस औरत को उसके लाडले बेटे को बचाने के लिए तुम्हारा बोन मैरो चाहिए। वो सुन के सेंसुई की आंखें भर आती है। माँ इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है। वो लियू के साथ चली जाती है तो ली पूरी तरह से टूट जाती है। रात को ली लियू के बोट पे पहुंच जाती है। वो उससे कहती है, मैं आखिरी बार अपनी बेटी से माफी मांगना चाहती हूँ। ली सेंसुई को सॉरी कहती है। सेंसुई कहती है, जब से मुझे पता चला मुझे एडॉप्ट किया गया था तब से मैं सपने में अपनी माँ के धुंधले चेहरे को देखती थी, क्योंकि मुझे अपनी माँ का चेहरा याद नहीं था। मगर जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो उसकी जगह तुम्हारे चेहरे ने ली। मैं यही सोचती थी, काश तुम मेरी माँ होती। ली इमोशनल होके उससे कहती है, तुम्हें छोड़ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो मेरे लिए भी आसान नहीं था, मगर मैं मजबूर थी। अब मिंग की जान सिर्फ तुम बचा सकती हो। अपनी माँ का गुस्सा उस मासूम पे मत निकालो, आखिर वो तुम्हारा भाई है। सेंसुई उससे एक ही बात कहती है, मेरी कोई फैमिली नहीं। ली को वो पल याद आता है जब उसने सेंसुई को ले जाने से रोका था, मगर वो कुछ ना कर सकी। वो बस अपनी बेटी को दूर जाते हुए देखती रही। वो बेबस होकर नदी किनारे बैठी होती है कि उसे डोंग का वीडियो कॉल आता है। मिंग अपनी माँ को उसने बनाई ड्राइंग दिखाता है जिसमें उसने अपनी सिस्टर की इमेज भी बनाई है। मिंग की हालत देख के ली को रोना आता है। वो फैसला करती है कि कुछ भी हो जाए वो सेंसुई को अपने साथ लेके जाएगी। अगले दिन सेंसुई स्कूल पहुंचती है तो देखती है सब जगह उसके नाम के पेपर लगे हैं जिस पे लिखा है सेंसुई सेव यूअर ब्रदर, जिस बात पर उसके क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी ली वहाँ आती है और उससे कहती है, वक्त बहुत कम है, तुम ही तुम्हारे भाई की जान बचा सकती हो। सब क्लासमेट सेंसुई को रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे अपने भाई की जान बचानी चाहिए। ली उससे कहती है, मुझसे भले नफरत करो मगर वो तो तुम्हें अपनी सिस्टर ही मानता है। सेंसुई ली से कहती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, नफरत तो तुम मुझसे करती थी, इसलिए मुझे छोड़ दिया। तुम मुझसे नफरत करती हो क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। तुम्हें इस बात से नफरत है कि तुम्हारे बेटे के बदले मुझे कैंसर क्यों नहीं हुआ। अगर मुझे बोन मैरो की ज़रूरत होती तो क्या तुम वो सब कुछ मेरे लिए करती जो तुमने अपने बेटे के लिए किया है। सेंसुई उसे अपने हाथ पे बने जलने का निशान दिखा के कहती है, ये तुम्हारी बेटी बनने का नतीजा है। तो अब ली जेब से क्रैकर निकाल के उसे अपने हाथ में जलाने लगती है। वो सेंसुई से कहती है, जो तुम्हारे साथ हुआ वो सब मैं भुगतने को तैयार हूँ। सेंसुई उससे कहती है, तो फिर मुझे मेरे 15 साल वापस करो। इतना कह के वो टेरेस से नीचे जंप करती है मगर बच जाती है। उसका सिर्फ हाथ फ्रैक्चर होता है जिस पर लियू उस पर गुस्सा होता है। ली सेंसुई से कहती है, मैं आज वापस जा रही हूँ। अगर मिंग के नसीब में मौत लिखी है तो यही सही। वो सेंसुई को घर की चाबी देते हुए कहती है, अगर हो सके तो आखिरी बार अपने भाई से मिल लेना, कम से कम उतनी खुशी तो उसे मिले। हॉस्पिटल से घर लौटते वक्त सेंसुई की मुलाकात जिंगपिंग से होती है। वो चाहता है कि सेंसुई को अपने भाई की जान बचानी चाहिए, जो अनजान लोगों की भी मदद करती है। अगले दिन सुबह लियू सेंसुई के लिए नाश्ता बनाता है। वो सेंसुई से कहता है, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ूंगा। मगर जब वो बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वो स्टार्ट नहीं होती। तभी मैंगो अपने गुंडों के साथ वहाँ पहुँच जाता है, मगर इस बार लियू मार खाने के बदले मैंगो की उंगली मरोड़ता है। वो मैंगो से कहता है, मैं मेरी बेटी को उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ, आज पंगा मत खड़ा करना। अब वो मैंगो से उसकी बाइक मांग लेता है और मैंगो भी बड़ी दिलदारी से उसे वो दे देता है। रास्ते में सेंसुई लियू से कहती है कि वो वापस लौट के उसके पास आएगी, मगर लियू को लगता है कि शायद अब सेंसुई वापस ना आए, तो वो रोने लगता है। अब सेंसुई ट्रेन में बैठ के ली के साथ जियांगलिंग सिटी की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ के हॉस्पिटल में मिंग को रखा है। पूरे रास्ते वो ली से कुछ बात नहीं करती। हॉस्पिटल में जाते ही वो अपने भाई से मिलती है। पहली ही मुलाकात में दोनों की दोस्ती हो जाती है। अगले दिन सेंसुई से बोन मैरो निकाला जाएगा तो डोंग उसे घर ले आता है, वही जगह जहाँ से 15 साल पहले सेंसुई अपने माँ बाप से बिछड़ी थी। घर के नीचे ही उसके दादाजी का यानी डोंग के फादर का फोटो स्टूडियो है। वो डोंग से कहती है, मैं तुम्हारा एक फ़ोटो निकालना चाहती हूँ। वो डोंग को स्माइल करने बोलती है, मगर वो रोते ही जाता है। अपनी बेटी को चाहते हुए भी वो उसे अपने पास रख नहीं पाया था। वो सेंसुई को सॉरी कहता है। सेंसुई उसे भी उसका एक फ़ोटो निकालने कहती है,
डोंग रोने लगता है तो सेंसुई गुमसुम हो जाती है। अगले दिन सेंसुई से उसका बोन मैरो निकाला जाता है जो मिंग की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है। सेंसुई को लियू की कई कहानी याद आती है कि एक दिन एक लड़के को गन मिली, उसने उसे फायर किया मगर किस्मत से कोई जख्मी नहीं हुआ। उस लड़के को लगा गन खाली है। कुछ साल बाद जब वो मिडल एज का हुआ तो एक दिन वो रास्ते से जा रहा था, तभी उसने अपने पीछे एक विसल जैसी आवाज़ सुनी। उसने मुड़ के देखा तो वही बुलेट उसके सर के बीचों बीच लगी। लियू सेंसुई से कहता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी ज़माने में हमसे हुई गलती आगे जाके अफसोस करा सकती है। तुम वो गलती मत करना। गन को अभी फेंक दो, उसे फायर मत करो, अपने गुस्से को फेंक दो, उसे बाहर मत आने दो। यही वो वजह थी कि सेंसुई अपने भाई को बोन मैरो देने तैयार हुई थी। मिंग का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। मिंग को नींद नहीं आ रही तो सेंसुई उसे लोरी सुनाती है, वही लोरी जो सेंसुई ने बचपन में अपनी माँ से सुनी थी। बाहर खड़ी ली वो लोरी सुनती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ दिन बाद दोनों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है। मिंग ली से कहता है कि उसे कॉटन कैंडी चाहिए तो सेंसुई भी कहती है कि उसे भी एक कॉटन कैंडी चाहिए। ली बाहर जाके 2 कॉटन कैंडी खरीदती है मगर जैसे ही वो लौटती है तो देखती है सेंसुई टैक्सी में बैठ के बिना कुछ कहे वापस लौट रही है। ली उसके टैक्सी के पीछे भागते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है मगर सेंसुई नहीं रुकती, वो बस रोती रह जाती है। वो तो बस अपने भाई की जान बचाने आई थी, अपनी माँ के पास लौटने नहीं। उसका नाता कहीं और जुड़ चुका था, ये फैमिली कभी उसकी थी ही नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, हाइप करना और शेयर करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।